हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल कैलकुलस में अब हम नया टॉपिक एसिम्प्टोट्स या फिर अनंत स्पर्शी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि अनंत स्पर्शी से हमारा मतलब क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो कि अनंत पे कर्व को स्पर्श करती हो। टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जो टेंजेंट बनेगी दैट इज एसिम्प्टोट, अनंत स्पर्शी। ठीक है, लेट y is equals to f of x be any curve। ये हमने कोई वक्र ले लिया, ठीक है। एंड y is equals to mx plus c be any straight line। y is equals to mx plus c कोई स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की इक्वेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी कब बनेगी वो देखते हैं। जैसे सपोज मैंने ये जो कर्व बनाया है ना, इसकी कोई ब्रांच इस तरीके से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन और कर्व की इस ब्रांच के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है जैसे जैसे हम कर्व के अलोंग अनंत की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्र के अनुदिश अनंत की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। और ऐसे लग रहा है कि डिस्टेंस जिस हिसाब से कम हो रही है, वैसे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जा कर के ये कर्व और लाइन आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। यानी कि एसिम्प्टोट या फिर अनंत स्पर्शी ऐसी सरल रेखा है जो कर्व की किसी ब्रांच को इनफाइनाइट पे जाके स्पर्श करती है, ठीक है। अनंत पे जाकर जैसे इनकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, बीच की दूरी कम होती जा रही है, अब कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगी। और जहाँ ज़ीरो होगी वहाँ पर ये जो लाइन है वो कर्व के लिए टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर डिस्टेंस ज़ीरो होगी वो पॉइंट कोई फाइनाइट पॉइंट नहीं होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। यानी कि अगर कोई लाइन किसी कर्व को अनंत पे स्पर्श करती है तो वो लाइन उस कर्व के लिए अनंत स्पर्शी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कर्व को लाइन अनंत पे स्पर्श करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व की कोई ना कोई ब्रांच अनंत तक जानी चाहिए ना, कर्व की कोई ना कोई शाखा, वक्र की कोई ना कोई शाखा अनंत तक जानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से इधर भी बढ़ा दूँ, ठीक है, और ये इधर भी हम इस तरह से बना दें, तो ये जो कर्व है ये बन जाएगा हमारा एक्स वाई इक्वल सी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो समकोणिक अतिपरवलय होता है उसकी इक्वेशन है ये, ठीक है। देखो इसको अगर हम y के लिए सॉल्व करें तो ये आता है y इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स, और अगर हम इसे x के लिए सॉल्व करें तो ये आता है सी अपॉन वाई, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इस पार्ट में x इक्वल 0 पुट करते हैं तो y आता है हमारा इनफाइनाइट, यानी x की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। या फिर इस हिस्से में y बराबर 0 पुट करेंगे तो x इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब x की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए y की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए x इनफाइनाइट आ रहा है। तो अगर किसी कर्व में x की फाइनाइट वैल्यू के लिए y अनंत बनता है या फिर y की फाइनाइट वैल्यू के लिए x अनंत बनता है तो वो कर्व इनफाइनाइट कर्व होगा। यानी कि उस कर्व की कोई ना कोई ब्रांच इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, अनंत को अप्रोच करेगी, तो उसी कर्व की एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर सकती है। फाइनाइट कर्व की एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कि हमारा सर्कल होता है, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ठीक है, हमें पता ही है सर्कल की इक्वेशन। ये हमारा सर्कल बन गया। अब ये फाइनाइट कर्व है, इसकी कोई ब्रांच अनंत तक जा ही नहीं रही, तो जब इसकी कोई ब्रांच अनंत तक जा नहीं रही तो कोई लाइन इसे अनंत पे स्पर्श कैसे कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट कर्व्स की एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करती, एसिम्प्टोट उन्हीं कर्व्स की एग्जिस्ट करती है जिनकी कोई ना कोई ब्रांच इनफाइनाइट पे जा रही हो। मतलब एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कर्व को अनंत पे स्पर्श करती है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जो टेंजेंट बनेगी दैट इज एसिम्प्टोट, ठीक है। तो एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है और एसिम्प्टोट किसी कर्व के लिए तभी एग्जिस्ट करेगी जब कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। अगर कर्व फाइनाइट है तो उसकी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब जो एसिम्प्टोट्स हैं वो दो टाइप की होती है। पहली है पैरेलल टू एक्सिस, अक्षों के
समांतर। ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन, या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इटसेल्फ, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एग्जांपल लिया हमने, इसमें एक्स एक्सिस ये जो है y बराबर 0 और y एक्सिस यानी कि x बराबर 0, ये दोनों अनंत स्पर्शियाँ यानी कि एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं, तो ये पैरेलल एसिम्प्टोट्स में आएंगे, पैरेलल टू एक्सिस एसिम्प्टोट्स में। या फिर कोई लाइन होती y बराबर c टाइप की, कोई लाइन होती y बराबर a, कोई कांस्टेंट y बराबर, तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाती या फिर y एक्सिस के पैरेलल। तो एक तो पहला टाइप तो है पैरेलल टू एक्सिस, अक्षों के समांतर, जिसके अंदर हम एक्सिस को भी इंक्लूड करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी। और दूसरा टाइप है ओब्लीक एसिम्प्टोट्स, त्रियक अनंत स्पर्शी। तो ये वो हो जाएंगे जो अक्षों के समांतर नहीं है। जैसे सपोज अगर ये वाली लाइन y बराबर x वाली जो लाइन है, अगर सपोज कर्व इस तरह से है, ठीक है, इस लाइन के और कर्व की इस ब्रांच के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, ऐसा कम होते होते कहीं अनंत पे जाकर के, फाइनाइट वैल्यू पे नहीं, अनंत पे जाकर के ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट हो गई। अब ये लाइन जो है ये किसी भी अक्ष के समांतर नहीं है, किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये ओब्लीक एसिम्प्टोट है। तो एसिम्प्टोट्स दो टाइप की हैं, पैरेलल टू एक्सिस एंड ओब्लीक एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब ये तो हो गई एसिम्प्टोट की डेफिनेशन। अब हम एसिम्प्टोट किसी कर्व के लिए या किसी कर्व के लिए अनंत स्पर्शी फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा दो टाइप की हैं, तो पहले हम देखते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। किसी कर्व के लिए अगर हमें एक्स एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। तो देखो इसका सीधा सा तरीका ये है कि कर्व के अंदर आप एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो, वो पद देखो जहाँ पे एक्स की घात अधिकतम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने कर्व लिखा है एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब ए प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 1। ठीक है, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, कर्व में एक्स की मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री वाली, हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखनी है। तो इस टर्म में एक्स की डिग्री 3 है, इसमें एक्स की डिग्री 2 है, इसमें एक्स की डिग्री 3 है, इसमें एक्स की डिग्री 1 है, इसमें एक्स नहीं है यानी कि डिग्री 0 है, इसमें भी नहीं यानी कि एक्स की डिग्री 0 है। तो सारी टर्म्स में अगर हम देखें तो एक्स की मैक्सिमम डिग्री, अधिकतम घात जो है वो 3 आ रही है। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में एक्स की जो है पावर 3 आ रही है जो कि मैक्सिमम है। अब इनमें अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो बचेगा वाई प्लस ए, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो मैं लिख देती हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 लिख दिया सपोज मैंने। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपको करना क्या है, कर्व के अंदर एक्स की हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को, एक्स की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म यानी कि एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक, इसको 0 के बराबर रख देना है। तो y प्लस ए बराबर 0 करेंगे, y इक्वल माइनस ए, ये जो लाइन है ये होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, कर्व की इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को, एक्स की अधिकतम घात वाले पद के गुणांक को 0 के बराबर रखना है, पुट करना है। तो मैं लिख देती हूँ क्या करना है हमें, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स इक्वल 0। ठीक है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के गुणांक को, एक्स की अधिकतम घात वाले पद के गुणांक को 0 के बराबर रख देना है। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे सपोज हमारा कर्व जो है वो ये होता एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस वाई इक्वल 0, सपोज ये कर्व है। अब हमें देखना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट क्या होगी। तो इस टर्म इसमें टर्म में एक्स की डिग्री 3 है, इसमें एक्स की डिग्री 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है।
ठीक है। तो x की मैक्सिमम डिग्री 3 है और x क्यूब वाली टर्म ये है। अब इस टर्म का गुणांक या फिर कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन 1 तो 0 के बराबर नहीं होता। एसिम्प्टोट निकालने के लिए तो हमें क्या करना होता है, इसके गुणांक को 0 के बराबर रखना होता है, लेकिन इसका गुणांक तो 1 है और 1 0 के बराबर नहीं होता। तो इस कर्व में x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कर्व में x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगी ही। तो ऐसे कर्व्स में x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब दूसरा टाइप एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। y अक्ष के समांतर अगर हमें अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, यही तरीका है, बस x की जगह y आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इक्वल 0। y की जो अधिकतम घात है उसके गुणांक को 0 के बराबर रख दो। उससे जो कर्व आएगा, जो सॉरी कर्व नहीं, क्योंकि एसिम्प्टोट तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उससे जो सरल रेखा आएगी वो होगी एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होगा, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इक्वल 0, ठीक है। जैसे अगर कर्व हमारा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस -1 इक्वल 0, सपोज ये कर्व है। तो इस टर्म अब हम y के पैरेलल निकाल रहे हैं, तो इसमें हम y की टर्म्स में y की डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे y नहीं आ रहा, मतलब डिग्री 0 है, y की डिग्री 2, y की डिग्री 1, यहाँ पे y की डिग्री 0। तो y की मैक्सिमम पावर या अधिकतम डिग्री जो है, अधिकतम घात जो है वो 2 आ रही है। तो ये y स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें y स्क्वायर के गुणांक को, कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट कर दो, यानी कि x स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0, यानी कि y एक्सिस इटसेल्फ, y अक्ष खुद जो है वो एसिम्प्टोट बनेगा कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। तो ये तो हो गया एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं ओब्लीक एसिम्प्टोट्स हम किस तरह से निकालेंगे, ओब्लीक एसिम्प्टोट्स। तो ऐसा करते हैं हम, एक f ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 n डिग्री का कोई कर्व लेते हैं, वे पोलिनोमियल ले लेते हैं, जनरल जो होता है n डिग्री का पोलिनोमियल, बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। n घात का कोई बहुपद फलन ले लिया हमने। एक चीज़ तो मैं ये जो है क्लियर करना चाहूँगी, जैसे सबसे पहले जब मैंने एसिम्प्टोट डिफाइन किया था तो वहाँ पे कर्व मैंने y बराबर f ऑफ x लिखा था, तो उसको बेटर होगा कि अगर हम ये लिखें f ऑफ x y बराबर 0, ठीक है, क्योंकि ऐसे जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है y की पावर सिर्फ 1 ही है। तो वहाँ पे एक तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना, इसको ठीक कर लेना, f ऑफ एक्स वाई बराबर 0 लिख देना। दूसरी चीज़, ये जो हम एसिम्प्टोट्स निकाल रहे हैं ये हम एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए निकाल रहे हैं, जो बीजीय फलन होते हैं उनके लिए निकाल रहे हैं, अबीजीय या फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के लिए नहीं निकाल रहे। मतलब ये जो फंक्शंस होंगे इनमें साइन एक्स, कोस एक्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लोग वाले फंक्शन, ये सब नहीं आएंगे। एल्जेब्रिक इक्वेशन जहाँ पे एक्स और वाई की टर्म्स होंगी सिर्फ, जो बहुपद के रूप में होंगे, उनके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है डिग्री n का। तो डिग्री n का एक जनरल पोलिनोमियल क्या हो सकता है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल, देखो n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसमें अधिकतम n डिग्री वाली टर्म्स होंगी, n से कम डिग्री वाली टर्म्स भी हो सकती है, कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि x 3 डिग्री का कोई पोलिनोमियल लिखते हैं हम, तो इस तरह से हो सकता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई -1 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम 3 डिग्री वाली टर्म्स होंगी, इन तीनों की डिग्री 3 है। 1 वाली भी हो सकती है, कांस्टेंट वाली भी हो सकती है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स भी हो सकती है, डिग्री 2 की टर्म्स भी हो सकती है, ठीक है। तो 3, 2, 1, 0 इस तरह से डिग्रीज वाली टर्म्स हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, n डिग्री का पोलिनोमियल। तो जो जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप, वो लिख रही हूँ मैं। मैक्सिमम कैसा हो सकता है,
तो ए नोट एक्स की पावर n, A1 एक्स की पावर n-1 y, टोटल पावर n हो गई ना। तो सबसे पहले तो मैं n डिग्री वाली टर्म्स लिख रही हूँ, n घात वाले पद लिख रही हूँ। क्या क्या हो सकते हैं, A2 एक्स की पावर n-2 हो गई, y स्क्वायर हो गया। लास्ट में जाके जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी उसमें x की पावर 1 हो जाएगी और y की पावर n-1 हो जाएगी। एंड लास्ट टर्म में x की पावर 0 और y की पावर n हो जाएगी। तो n डिग्री वाली दो वेरिएबल के लिए ये टर्म्स हो सकती है मैक्सिमम। इनमें से कुछ मिसिंग हो सकती है, तो मिसिंग मतलब ये कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो वो टर्म मिसिंग हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने n डिग्री वाली टर्म्स लिख दी। अब इसके बाद हम लिखते हैं n-1 डिग्री वाली टर्म्स। तो b नोट एक्स की पावर n-1, b1 एक्स की पावर n-2 y, b2 एक्स की पावर n-3 y स्क्वायर, सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा bn-1 y की पावर n-1। तो ये n-1 डिग्री की टर्म्स हो गई। इसके बाद n-2 डिग्री की टर्म्स होंगी, फिर n-3, सो ऑन, लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स होगी। तो मैं n-2 डिग्री वाली टर्म्स और लिखती हूँ। ठीक है, c नोट एक्स की पावर n-2, c1 एक्स की पावर n-3 y, टोटल पावर n-2 हो गई ना, c2 एक्स की पावर n-4 y स्क्वायर अप टू c n-2 y की पावर n-2, सो ऑन, इक्वल 0। तो हमने ये x और y दो वेरिएबल में n डिग्री का एक जनरल पॉलिनोमियल जो बहुपद का व्यापक रूप होता है वो लिख लिया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ ये क्लियर होती है कि जब भी हमें ओब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करनी है, हमें कर्व को इस तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले जैसे अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले n डिग्री वाली सारी टर्म्स लिख लेंगे, उसके बाद n-1 डिग्री वाली टर्म्स लिख देंगे, उसके बाद n-2 डिग्री वाली टर्म्स लिख देंगे, और डिग्री डिक्रीज करते हुए हम पॉलिनोमियल को इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, टर्म्स की डिग्री के हिसाब से। ओके, सबसे पहला काम हमें ये करना है। अब दूसरी चीज़ हमें निकालनी है एसिम्प्टोट्स, और एसिम्प्टोट्स यानी कि y = mx + c, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है एसिम्प्टोट, मतलब हमें m और c की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये m और c की वैल्यूज़ निकालने के लिए जो प्रोसीजर है, डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूँ जिसको फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, हमें जो हमारा फंक्शन है उसे डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे अगर 3 डिग्री का फंक्शन है तो सबसे पहले 3 डिग्री वाली टर्म्स, फिर 2 डिग्री वाली टर्म्स, फिर 1 डिग्री वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि 0 डिग्री वाली टर्म्स। ठीक है, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, टर्म्स की डिग्री के, पदों की घात के घटते हुए क्रम के हिसाब से हमें अरेंज करना है फंक्शन को। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पुट x = 1 एंड y = m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में हमें x को 1 और y को m पुट करना है। जैसे मैंने कहा, मैं डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ, तो प्रोसीजर बता रही हूँ। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म, अब हमने ये n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसमें जो n डिग्री वाली टर्म्स है वो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होंगी। इन सारी टर्म्स की डिग्री n है ना, इसके बाद वाली टर्म्स की डिग्री तो n-1 हो गई। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स यानी कि n डिग्री वाली टर्म्स में हमें क्या करना है, x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास एक m के अंदर n डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पुट करूँगी तो क्या आएगा, ये a नोट a1m a2m² अप टू an m की पावर n। ठीक है, एंड इक्वेट इट टू 0। x बराबर 1 और y बराबर m पुट करो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में, और उसे 0 के बराबर रख दो। ठीक है, तो हमने फाई एन एम कैलकुलेट कर लिया, उसे 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करके m की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखो, वेरिएबल की जितनी पावर होती है ना, उतने ही रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं उस इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इक्वेशन है x + 1 = 0,
तो यहाँ पे x की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, x बराबर -1। अगर हमारे पास जो इक्वेशन है ये ऐसे होती है x² -1 बराबर 0, तो इसकी जो डिग्री है इक्वेशन की वो 2 है, तो इसमें x की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, x बराबर 1 और x बराबर -1। ठीक है, तो जितनी घात होती है पोलिनोमियल की उस इक्वेशन के मैक्सिमम उतने ही रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रियल तो मैक्सिमम, और कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात कर लें आयोटा वाले, तो वो एग्जैक्ट उतने ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m की n वैल्यूज़ आ सकती हैं। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो m बराबर, सपोज इसके रूट्स जो हैं वो m1 m2 सो ऑन mn, n वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई, आयोटा वाली वैल्यू आ गई, तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम जो पॉसिबल है वो निकाल रहे हैं। जो रियल वैल्यूज़ के लिए m और c की रियल वैल्यूज़ के लिए जो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो m की यहाँ पे n वैल्यूज़ आ गई। अब हमें एसिम्प्टोट या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, और वो थी y बराबर mx प्लस c। तो उसमें m तो आ चुका है, c और कैलकुलेट करना है। अब c m की इन वैल्यूज़ के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं हम, जैसे हमने फाई एन एम लिखा है ना, वैसे ही हम फाई n - 1 m लिख लेंगे। देखो फाई एन एम कैसे लिखा हमने, n डिग्री वाली जो टर्म्स थी उनमें x बराबर 1 और y बराबर m पुट किया। ठीक है, तो वो फाई एन एम आ गया। तो फाई n - 1 m का क्या मतलब होगा, n - 1 डिग्री वाली जो टर्म्स हैं उनमें x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दो। तो अभी इसके हिसाब से हमारे पास ये आ जाएगा b0 b1m b2m² bn-1 m की पावर n-1। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम फाई n-2m भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब n-2 डिग्री वाली जो टर्म्स है उसमें x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दो, तो ये हो जाएगा c0 c1m c2m² अप टू cn-2 m की पावर n-2। ठीक है, अब हमें c कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन, इफ वैल्यूज ऑफ m आर रियल एंड डिफरेंट। m की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर हो, एक तो आयोटा वाले ना हो, और डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे m = 1 2 3, तीन वैल्यूज आ रही है 1 2 3, तीनों अलग अलग है, -1 2 4, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, सेम नहीं आ रही, रिपीट नहीं हो रही m की वैल्यू। तो c निकालने का तरीका होगा c = फाई n-1 m अपॉन फाई n-m। ठीक है, ये जो फाई n-1 m है ये लिखा है हमने विद नेगेटिव साइन, अपॉन में फाई n-m लिखा है, यानी ये जो फाई n-m हमने कैलकुलेट किया था ना, इसका डिफरेंशिएशन किया है। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन किया है m के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर m की सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट, तो ये तरीका होगा c निकालने का। ठीक है, m की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ m की वैल्यू पुट करते जाएंगे, c की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, और उस हिसाब से हमारे पास y बराबर mx प्लस c में पुट करके एसिम्प्टोट की इक्वेशन आती जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज m बराबर 1 है एक वैल्यू, तो उसके हिसाब से c निकाला, सपोज c बराबर 2 आ गया, तो इन दोनों के हिसाब से एसिम्प्टोट क्या बन गई, y बराबर x प्लस 2, mx प्लस c होता है ना। ठीक है, तो ऐसे m की वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इससे c की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर एग्जांपल बताया है मैंने। अब दूसरा केस हो सकता है, इफ टू वैल्यूज ऑफ m आर सेम। अगर m की दो वैल्यूज सेम है, जैसे मान लो m के अंदर 3 डिग्री की कोई इक्वेशन बनी थी, तो उससे m की 3 वैल्यूज आएगी। तो सपोज ऐसे आ रही है 1 1 एंड 3। ठीक है, तो दो वैल्यू सेम है। अब m की ये दो वैल्यू सेम है, तो अब इन दोनों के लिए दो एसिम्प्टोट बनेगी। अब c की वैल्यू उनमें डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकती है। तो उस सिचुएशन में अगर m की दो वैल्यू सेम हो जाती है, तो c निकालने का फॉर्मूला होगा c² / 2 फैक्टोरियल फाई n-m प्लस c/1 फैक्टोरियल फाई n-1 m प्लस फाई n-2m बराबर 0। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर m की वैल्यू पुट करते जाएंगे, m बराबर 1 पुट करेंगे
तो हमारे पास सी में 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी ना, तो सी की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर m की 3 वैल्यूज़ सेम आ जाती है तो क्या करेंगे? इफ 3 वैल्यूज़ ऑफ m आर सेम, अगर 3 वैल्यूज सेम आती है तो हमारा तरीका हो जाएगा c³/3 फाई n ट्रिपल डैश, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है फाई n m का। ठीक है, c²/2 n-1 2 बार डिफरेंशिएशन। देखो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन जो है नंबर ऑफ जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहा है वो कम होता जा रहा है, और ये जो है डिग्री ये भी कम होती जा रही है। राइट, तो यहाँ पे n डिग्री वाली टर्म्स है और डिफरेंशिएशन 3 बार किया है, n-1 डिग्री वाली टर्म है, डिफरेंशिएशन 2 बार किया है, और c/1 इसके साथ आ जाएगा n-2 डिग्री वाली टर्म और डिफरेंशिएशन 1 बार, और लास्ट में क्या आएगा n-3 डिग्री वाली टर्म्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑन, अगर 4 वैल्यूज़ सेम आती है तो उस तरीके से फिर फॉर्मूला बन जाएगा c⁴ n का डिफरेंशिएशन 4 बार हो जाएगा, c³ n-1 का 3 बार, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। वैसे इस सिचुएशन से आगे के केसेस हमें नहीं मिलेंगे करने को। ठीक है, तो ये हुआ पूरा प्रोसीजर, कैसे हम पैरेलल एसिम्प्टोट एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करेंगे। अब ज़्यादा क्लियर एग्जाम्पल से होगा, तो अब हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।